प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इसके पूर्व के व्याख्यान में हमने चतुर्थक के आरंभिक कड़ियों को देखा था और इस व्याख्यान में हम चतुर्थक के अन्य प्रश्नों को जो पीछे छूट गए थे उन प्रश्नों को हल करेंगे और संक्षिप्त में ये जानेंगे कि चतुर्थक किस तरह से ज्ञात किया जाता है। चतुर्थक जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे मध्यका ज्ञात की जाती है, ठीक उसी तरह से चतुर्थक भी ज्ञात किया जाता है। अर्थात चतुर्थक और मध्यका समंग श्रेणी की स्थितियों के बारे में बताते हैं। Q1 किसी भी समंग श्रेणी का 1/4वां हिस्सा होता है, 1/4 जहाँ पे स्थान होता है उस स्थिति को बताते हैं, और मध्यका ठीक बीच की स्थिति को बताता है, और Q3 3/4 स्थान को बताता है। और इसको ज्ञात करने का जो तरीका मैंने बताया था कि Q1 प्रथम चतुर्थक कहलाता है, Q3 तृतीय चतुर्थक कहलाता है, और Q2 आप सोचेंगे Q1 और Q3 है, Q2 कहाँ गया, तो Q2 को मध्यका कहते हैं। Q2 के नाम से नहीं जाना जाता है, वो मध्यका के नाम से जाना जाता है। इसलिए Q1 यानी कि प्रथम चतुर्थक, Q3 यानी कि तृतीय चतुर्थक, यानी कि समंग श्रेणी का 1/4 हिस्सा, समंग श्रेणी का 3/4 स्थान, 1/4 स्थान, 3/4 स्थान। अब हम आगे चलते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में निकालने का तरीका मैंने बताया था कि जिस तरह से मध्यका ज्ञात की जाती है, ठीक इसी तरह से चतुर्थक भी ज्ञात किए जाते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि जहाँ जहाँ पे सूत्र में डिवाइडेड बाई 2 लिखा होता है, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएंगे। Q1 के लिए डिवाइडेड बाई 4 यानी 1/4, और Q3 के लिए 3/4 ये हो जाएगा। इसके अलावा वही रीति, वही प्रक्रिया, वही तरीका Q1 और Q3 निकालने के लिए है, जैसा कि मध्यका में हमने देखा था। व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे पहले समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में जमा लिया जाता है, उसके बाद में इन सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। अर्थात n+1/4 आइटम देखा जाता है, वो पद जो कि इस के द्वारा निकला जाता है। मान लेते हैं कि 11 पद हैं, तो 11 + 1/4 यानी कि 12/4 यानी कि 3, तीसरा पद जो होगा वो Q1 होगा। ठीक इसी तरह से 3n+1/4 है, और पद यदि कुल पदों की संख्या यदि 11 है तो 11 + 1/3 को उससे गुणा कर लेंगे, तो 12 × 36/4 9। तो 9वां पद जो होगा हमारा, वह उस समंग श्रेणी का Q3 होगा। 3/4 जो स्थिति है उसके बारे में बताएगा। ठीक इसी तरह से खंडित श्रेणी में Q1 और Q3 ज्ञात करने का तरीका है। सबसे पहले X और F दी होती है, संचयी आवर्ती हम ज्ञात कर लेते हैं। संचयी आवर्ती यानी CF ज्ञात कर लेते हैं। CF में इन सूत्र के द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है। वो जो पद आता है उस पद को CF में देखा जाता है, और उस CF में जिस CF में वो शामिल है उसका मूल पद हमारा Q1 होगा। ठीक इसी तरह से इस सूत्र से ज्ञात करेंगे और CF में देखेंगे उस संख्या को जिस CF में शामिल है, वह हमारा Q3 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सतत श्रेणी के बारे में मैंने बताया था, आज सतत श्रेणी के प्रश्न को स्पेशली करेंगे हम। तो सतत श्रेणी के प्रश्न को हल करने के लिए जो सूत्र है वो, यदि आरोही क्रम है तो उसमें L1 + n/4 - c / f × i, ये तो Q1 के लिए है, और Q3 के लिए है L1 + 3n/4 - c / f × i, ये सूत्र है Q3 के लिए। इसी तरह से अवरोही क्रम है तो उसके लिए L2 में से घटा दिया जाएगा। जो ऊपर सूत्र है वैसा ही सूत्र रहेगा, लेकिन ऊपर आरोही क्रम में हम L1 में प्लस करते हैं और अवरोही क्रम में L2 में से माइनस करते हैं। यही अंतर है। इसके अलावा वही प्रक्रिया, वही तरीका है Q1 और Q3 ज्ञात करने के लिए, जैसा कि मध्यका में होता है। और इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने इन प्रश्नों में से पहले प्रश्न को हल किया था कि n+1/4
से Q1 ज्ञात किया और 3n+1/4 से Q3 ज्ञात किया था। और अब इस प्रश्न के बारे में ज़रा मैं गौर करके देखिए, इसमें एक लाइन है तो ये व्यक्तिगत श्रेणी का है, इसमें दो है। दूसरा प्रश्न ये व्यक्तिगत श्रेणी का है। इसको आप देखिए, प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित समंग श्रेणी से Q1 व Q3 निकालिए। इसमें पद आकार उसके साथ में आवर्ती दे दी। इसका मतलब ये पद आकार या पद के साथ में जब आवर्ती दी अर्थात x के साथ f दिया है तो यह खंडित श्रेणी है। और तीसरा जो प्रश्न है वो है निम्नांकित समंकों से Q1 व Q3 ज्ञात कीजिए। Q1 व Q3 ज्ञात कीजिए। और पहली लाइन में दिया है वर्ग 110 से 120, 120 से 130, इस तरह से देते देते यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पे, यानी 110 से 120 से शुरू होते हुए 190 200 तक है दिया हुआ है। और इसी के साथ में आवर्तियाँ दी हुई है 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38 तो और जो भी है इसमें दी हुई। इसका मतलब ये हुआ है कि ये वर्गांतर के साथ में आवर्तियाँ दी हुई है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये प्रश्न जो है वो सतत श्रेणी का प्रश्न है। इसे हमें सतत श्रेणी के अकॉर्डिंग ज्ञात करना होगा। इसके बाद इस प्रश्न को कैसे हल करें इसके बारे में हमने पहले जान लिया है, इसलिए जस्ट में इस प्रश्न को हल कैसे किया जाता है उसके बारे में, यानी सेकंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको कैसे हल करते हैं और थर्ड कैसे दिया है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और आगे चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है ये दिया हुआ है हमारे पास में, जैसा कि ये देखिए आप, इसमें ये पदाकार और आवर्तियाँ 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2 इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न को हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे x पहले और यहाँ पे लिख देंगे आवर्तियाँ इसकी। ये लिख दी हमने x और f, यानी कि पदाकार और आवर्तियाँ हमने लिख दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होता है संचयी आवर्ती ज्ञात करना, यानी CF ज्ञात करना, जो कि हमने इस तरह से ज्ञात कर दी 1, 3, 6, 11, 15, 18 और 20, यानी कि प्रत्येक में अगले जोड़ते हुए, यानी एक के सामने एक हो गया, फिर एक, ये एक और ये 2 जोड़ के इसके आगे लिखना 3, फिर इस 3 को और 3 को जोड़ के 6, 6 और 5 को जोड़ के 11, 11 और 4 को जोड़ के इसके सामने, इस तरह से हम लिखते जाएंगे और एंड में जो संख्या आएगी वही हमारा n होगा। इसको क्रॉस टैली कर लीजिएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले CF ज्ञात कर लिया, उसके बाद में जो सूत्र है उसको हम यहाँ पे तुरंत लिख देंगे। और सूत्र है n+1/4, फोर्थ आइटम, ये तो है Q1 के लिए, और Q3 के लिए है 3n+1/4। तो सबसे पहले Q1 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, n+1/4, यानी कि n है 20, तो 20 + 1/4, तो ये आया आपका 5.25वां पद या 5.25 द आइटम। तो ये 5.25वां पद किस में शामिल है, CF के 6 में शामिल है। 3 में तो हो नहीं सकता, और अगली संख्या 6 है, तो अगली संख्या 6, इसका मतलब 6 को मैंने यहाँ पे गोला कर दिया है। और 6 का जो मूल पद है वो है 39। मैंने पहले भी कहा था उत्तर जो है वो मूल पदों में से ही आता है, ये ध्यान रखना। ऐसे फ्रीक्वेंसी में से उत्तर मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इस जो n+1/4 किया था उसका जो 5.25 आया था, ये जो पद है वो CF के 6 में शामिल है, और इसलिए इसका मूल पद हमारा Q1 होगा। 39 हमारा Q1 होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, Q3 ज्ञात कर लेंगे। Q3 का सूत्र n+1/4 है, तो 3 और 20 + 1/4 यानी कि 63 / 4, और आया 15.75, 15.75 वहाँ पद। ये CF के किस में शामिल है, देखिए 15 में तो हो ही नहीं सकता, 15.75 से छोटा है, तो अगली संख्या 18 ये इस 18 में शामिल है। तो क्या हो जाएगा, 18 को मैंने इसलिए गोला कर दिया ये, और 18 का मूल पद 45 से 45 है, अर्थात ये 45 ही हमारा Q3 होगा। यानी कि हमने इस तरह से Q1 और Q3
3 ज्ञात कर दिया। Q1 तो है 39 ये यहाँ पे, और Q3 है 45 ये यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे और अगला प्रश्न लेते हैं सतत श्रेणी का। सतत श्रेणी में प्रश्न जो है वो वर्ग के साथ में आवर्तियाँ दी हुई है, ये जैसा आप देख रहे हैं। इसको हमने इस तरह से लिख दिया खड़े में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस वर्ग को, वर्गांतर को इस तरह से लिख देंगे जैसा इसमें लिखा है, यानी 2 कॉलम बना देंगे। जो दिए हुए हैं उनके 2 कॉलम बना देंगे। पंक्तियों में दिए हुए कॉलम बना देंगे, पहले से कॉलम में दिए हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आगे चलते हैं हम 110 से 120 और इस तरह से हमने 200 तक की वर्ग लिख दिए और उनकी आवृत्तियाँ लिख दी। उसके बाद जो हमारा काम है, मूल काम है, मध्य का ज्ञात करें या चतुर्थक ज्ञात करें, दोनों में ही हमारे सबसे पहला काम होता है संचयी आवृत्ति ज्ञात करना। अर्थात संचयी आवृत्ति ज्ञात करने का तरीका मैंने बता दिया था। सबसे पहले संख्या जो है उसके सामने लिख दो, फिर उस संख्या को अगली संख्या के जोड़ के अगली संख्या के सामने लिख दो। इस तरह से 6 और 25 31 और 48 से 79 इस तरह से हम लिखते जाएंगे और ये हमारा संचय आवृत्ति हो जाएगी। जो अंतिम संख्या CF की होगी वही n होगा। क्रॉस टैली कर लीजिए, इसको भी जोड़ के देख लीजिए, बराबर आ रहा है। फिर आगे चलिए और सूत्र लिख दीजिए। आरोही क्रम है इसलिए सूत्र क्या होगा, Q1 = L1 + n/4 - C / F, ये वाला सूत्र इंटू I, ये वाला सूत्र Q1 के लिए, और Q3 के लिए है ये वाला सूत्र हो जाएगा L1 + 3n/4 - C / F इंटू I। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये यहाँ पे है, इसको मैंने वापस किया है। सबसे पहले Q1 के लिए n/4 ज्ञात कर देंगे। n/4 यानी कि 390 / 4, तो 97.5 आया। 97.5 151 में शामिल है CF के, और 151 का जो वर्ग है वो 140 से 150 है। अर्थात हमारा जो Q1 का वर्ग होगा चतुर्थक, प्रथम चतुर्थक के लिए वर्ग जो होगा वो 140 से 150 है। चूंकि यह आरोही क्रम है इसलिए L1 काम आएगा 140। तो अब हम इस सूत्र में रख देंगे जैसा हमारे पास में है, और वो हम आगे बताएंगे। उसके पहले हमने ये तय कर लिया है कि हमारा Q1 के लिए n/4 तो है 97.5 और L1 है 140 और F होगी 72 और C जो होगा वो 79 ये होगा। इस तरह से हम उसको सूत्र में रख देंगे जैसा कि अगले स्लाइड में है। और इसी तरह से Q3 के लिए हम क्या करेंगे, Q3 के लिए हम सबसे पहले 3n/4 ज्ञात कर लेंगे, जो कि 3 × 390/4 को इसमें 4 का भाग देंगे तो 292.5 आ रहा है। और ये जो 292.5 आइटम है वो 327 में शामिल है, क्योंकि 267 में है नहीं, 267 इससे कम है 292.5 से, इसलिए 327 के अंदर शामिल है। और उसका जो वर्ग होगा वो Q3 का वर्ग होगा, तृतीय चतुर्थक का वर्ग होगा 160 से 170। चूँकि आरोही क्रम का प्रश्न है इसलिए 160 L1 हमारा काम आएगा, और F 60 होगा, और इससे छोटी जो C है वो 267 है। और I इसमें भी हमारा Q1 के लिए भी हमारा 10 है और इसके लिए भी 10 है। अब हम इन प्रश्नों को कैसे करते हैं उसके लिए सूत्रों की सहायता से अगली स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं। जो Q1 है उसके लिए हमने ज्ञात किया था, L1 है 140 और n/4 था 97.5, और C चतुर्थक, प्रथम चतुर्थक से ठीक पहले की संचय आवृत्ति 79, वर्गांतर 10 का और बटे 72 F। और फिर हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। सबसे पहले इस 97.5 में से 79 निकाले, 18.5 रहे, और फिर 10 का गुणा किया तो 185 हो गया। 185 में 72 का भाग दिया तो आया है 2.75, और 2.75 को 140 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 142.57। ये हमारा
Q1 होगा। ठीक इसी तरह से Q3 ज्ञात करेंगे, और Q3 के लिए L1 था 160, और 3n/4 था 292.5, और तृतीय चतुर्थक के ठीक पहले की संचय आवृत्ति 267 थी, और तृतीय चतुर्थक का आवर्ती फ्रीक्वेंसी 60 थी, और वर्गांतर 10 का था। हमने इसको लिख दिया। उसके बाद हम इसको हल करना शुरू करेंगे। इसमें से इसको घटाया तो 25.5 रहा, और 25.5 को 10 से गुणा किया तो 255 आया। 255 में 60 का भाग दिया तो 4.5 आया, और इस तरह से 4.5 को जब हम 160 में जोड़ेंगे तो 164.25 उत्तर आएगा, जो कि Q3 होगा। ठीक इसी तरह से ये हमने Q1 भी ज्ञात कर दिया, Q3 भी ज्ञात कर दिया। ठीक इसी तरह से यदि अवरोही क्रम का प्रश्न हो तो भी हम इसी तरह से इन प्रश्नों की सहायता, इन सूत्रों की सहायता से हल कर सकते हैं, जैसा कि हमने Q1 और Q3 आरोही क्रम में ज्ञात किया है, और जैसा कि हमने मध्यका के अंतर्गत अवरोही क्रम का प्रश्न हल किया था। ठीक इसी प्रकार से हम Q1 और Q3 ज्ञात कर देंगे। इन चतुर्थकों को ज्ञात करने के तरीकों को भली भांति समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपकिरण के माप के अंतर्गत चतुर्थक विचलन ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आपको चतुर्थक आना चाहिए। Q1 और Q3 आएंगे तभी आप चतुर्थक विचलन ज्ञात करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।